वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हम हमारे फर्स्ट फिजिक्स के टॉपिक के ऑलमोस्ट लास्ट रिसोर्ट तक पहुंच गए हैं। अब आई होप आपको सारे ग्राफ्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ लिए। तो अगर आपको सारे ग्राफ्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं तो ये कुछ 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन से मैंने आज क्लास स्टार्ट की है। तो आप ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू करेंगे, पहले इन्हें सॉल्व करेंगे और फिर आगे के टॉपिक पर जाएंगे। उसके लिए आप पहले वीडियो पॉज करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद में आप उनके सॉल्यूशंस व्हाट्सएप पे मेरे पास चेक करने के लिए भेजेंगे और फिर हम आगे के टॉपिक को पॉज करने के बाद मतलब आप उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ समय इसे सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूं और मीनवाइल आप वीडियो पॉज करके खत्म करें और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इज दिस ओके? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं ग्राफ से जुड़ा हुआ और आगे का एक ऐसा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है जो 11th स्टैंडर्ड का 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, जिसे इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन 9th स्टैंडर्ड में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से शुरू होके और आपके लास्ट टॉपिक, लास्ट जो चैप्टर है 5th चैप्टर, इवन साउंड और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करते समय भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट फिजिक्स की काइनेमेटिक्स में हर जगह किसी न किसी फॉर्मेट में होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले मोशन की इक्वेशंस हैं क्या, मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मोशन की 3 इक्वेशन समझने के लिए या वो क्या है ये समझने के लिए पहले समझिए कि अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया। अब तक जिन फिजिकल क्वांटिटीज को आप पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी के बाद की मैं बात कर रहा हूं, आपने इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, आपने फाइनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। अब मैं ऊपर एरो नहीं लगा रहा हूं थोड़े समय के लिए, है ना, समझने के बाद आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है, आपने डिस्टेंस पढ़ा है और आपने टाइम पढ़ा है। हालांकि वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में डिस्प्लेसमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन कहीं कहीं आपको बाय एंड लार्ज जो एक आम जैसे कहना चाहिए ना, एक रेगुलर यूसेज के लैंग्वेज में कुछ जगहों पर डिस्टेंस वर्ड यूज करने को दिखाई देगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो टर्म डिस्प्लेसमेंट होती है, ध्यान रखने वाली बात है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये डिस्टेंस मैंने आपके सामने लिखा है और ये टाइम। ये 5 जो है फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपके सामने लिखी है। इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करने के लिए अब देखिए आपके सामने जिसे मोशन की इक्वेशन कहा जाता है वो क्या है। पहली मोशन की इक्वेशन है v = u + at। सेकेंड मोशन की इक्वेशन है s = ut + ½ और थर्ड इक्वेशन की मोशन है v² - u² = 2as या v² = u² + 2s। हम दोनों तरीके से इसे ले सकते हैं। अब इन 3 इक्वेशंस को ध्यान से देखिए और सोच के बताइए कि इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज में से हर एक इक्वेशन में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज यूज हुई है। आप नोटिस करेंगे कि यहां v, u, a और t में से s गायब है। यहां s, u, t और a में से v यानी फाइनल वेलोसिटी गायब है और यहां v, u, a और s यहां t यानी टाइम गायब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 फिजिकल क्वांटिटीज में से 5 फिजिकल क्वांटिटीज में से 4 फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करने वाली 3 मोशन की इक्वेशन, 5, 4 और 3। तो 5 फिजिकल क्वांटिटीज में से 4 फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी टाइम पर उन्हें आपस में रिलेट करने के लिए मोशन की 3 इक्वेशन है। तो इन 3 मोशन की इक्वेशन से
इन 5 में से किसी भी 4 फिजिकल क्वांटिटीज को आप आपस में रिलेट करते हैं। वैसे सबको कवर करने के लिए 3 मोशन की इक्वेशन बनाई गई। ये कहां से आई वो समझना है, वो कैसे यूज होंगी वो समझना है, ठीक है। इनमें से सारी फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप पहले कर चुके हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक शुरुआत आपके सामने आज कर रहे हैं, जिसमें से u इज इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताई वो मैंने लिख दी है। अब हम ये मोशन की इक्वेशन कहां से आएंगी, ये कहां से आई हैं वो समझ रहे हैं, जिसके लिए जो ग्राफ्स हमने पढ़े हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। याद कीजिए पिछली जितने ग्राफ्स हमने पढ़े थे उनमें एक ग्राफ ये काम में आया था, ठीक है। ये वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ है। इस एक्सिस पे वेलोसिटी और इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है। ग्राफ यहां से इनिशियल 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके सामने से आ रहा है, ठीक है ना। इस ग्राफ को पहले ऑब्जर्व कीजिए और जो कुछ चीजें मैं आपसे कह रहा हूं वो यहाँ है या नहीं वो अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ग्राफ जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मेरे पास इस ग्राफ को अगर मैं पूरे को ऐसे ऑब्जर्व करूं तो मेरे सामने एक ट्रेपेजियम बनता है, दैट इज O। ये पॉइंट मैंने लिया है जहां से स्टार्ट हुआ है A, दिस पॉइंट इज A। यहां पर ये गया है दैट इज B और यहां पर ये आ गया है D। तो दिस इज O, A, B और D। ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। तो आपके पास एक ट्रेपेजियम आ गया है दैट इज O, A, B और D। ये इस ग्राफ को देखने से समझ में आ रहा है। इस ग्राफ को देखने से ये भी समझ में आ रहा है कि इसमें एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल है। तो एक रेक्टेंगल भी इसमें है और ये रेक्टेंगल है OACD, दैट इज OACD। और इसमें एक ट्राइंगल भी है, ठीक है ना, दिस इज ट्राइंगल, दिस इज A, B और C। ये ट्राइंगल भी इसमें है। तो ये 3 चीजें जो इसको डायरेक्टली देखने पर मुझे समझ में आ रही हैं, जो विजिबल हैं वो दिख रही हैं, वो तो है। अब जो चीजें छुपी हुई हैं जो विजिबल नहीं है, जिनको हमें समझना है, वो क्या है देखिए। अगर ये वेलोसिटी है तो टाइम 0 पे जब मेरी नजर इस पे पड़ी तो ऑलरेडी इसकी इतनी वेलोसिटी थी। तो सोच के अब आप मुझे बता सकते हैं कि OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। OA इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये और समझने वाली बात है कि OA यहां इस CD के भी बराबर है। तो OA और CD, चाहे ये पार्ट लूं चाहे ये पार्ट लूं, इनिशियल वेलोसिटी यानी U को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पूछिए, मतलब इसे देखिए और मुझे बताइए कि B और D, BD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई आपको पूछेगा कि BD क्या है तो आप ध्यान से देखेंगे तो BD इतने पूरे पोर्शन को, यानी कि यहां से शुरू होकर वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इतनी हो गई। सो दिस इज इंडिकेटिंग व्हाट, फाइनल वेलोसिटी। ये V को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक की पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू V को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए इसी साथ में कि BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको सिर्फ ये हिस्सा कैलकुलेट करना है BC, तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरी वैल्यू दैट इज BD में से UA माइनस कर देंगे, या आप BD में से CD माइनस कर देंगे। ये मतलब हुआ ना, BD में से CD माइनस कर दीजिए तो BC मिल जाएगा। तो क्या मैं यहां पर BC की वैल्यू BD माइनस CD कर सकता हूं। अब अभी अभी आपने BD क्या कहा है, BD आपने कहा है V, BD आपने कहा है V और CD आपने क्या कहा है U। तो आपको नहीं लगता कि BC यानी ये वाला पोर्शन जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, V माइनस U को। तो इसी ग्राफ में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये पूरी दैट इज V, और ये चेंज इन वेलोसिटी V माइनस U है, ओके। इसी तरह से AC ये हिस्सा OD के बराबर है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। तो आपके सामने U, V माइनस U और T, ये 4 चीजें इसी ट्रेपेजियम से निकल के आपके सामने आ गई।
तो जिसे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह रहे थे, फिर बाद में जिसे आप एक ट्रेपेजियम कह रहे थे, उसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन निकल के आपके सामने आ गई। आगे मैं ये सारी वैल्यूज को बार बार यूज करूंगा, इसलिए आपको स्टार्टिंग में इसे अच्छे से समझ लेना। इज दिस ओके? फिर से देख लीजिए, ग्राफ के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, ठीक है ना, टाइम जीरो से नहीं, थोड़ा सा टाइम जीरो पे कोई ऑलरेडी उसकी वेलोसिटी है, यहां से शुरू किया। इसका मतलब क्या है? ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट मूविंग था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी और बाद में अपनी इसने वेलोसिटी को इंक्रीज कर लिया। यही ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। इस ग्राफ से हमने u, v, v माइनस u और ये t, ये चार वैल्यूज हमारे सामने निकाली। हमने एक ट्रेपेजियम देखा, ट्रेपेजियम, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल देखा, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज हमने हमारे सामने ले रखी हैं। तो पहले आपको ये ग्राफ और ग्राफ का ऑब्जर्वेशन सही आना चाहिए, तब आप मोशन की सारी इक्वेशंस बना पाएंगे। तो अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया हो और इसकी वैल्यूज, ऑब्जर्वेशंस आपके समझ में आ गई हो, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस ग्राफ को कैसे यूज करना है वो सीखेंगे। वही ग्राफ आपके सामने है और मैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं, यानी कि मुझे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन v = u + at इस ग्राफ को काम में लेकर बनानी है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपको पता है कि ये वो वैल्यूज सब आपको पता है कौन सी वैल्यूज क्या थी, ठीक है ना। मैं लिखूंगा नहीं, आप डायरेक्ट यूज करेंगे। चलिए पुरानी एक इंफॉर्मेशन पे चलते हैं और मुझे बताइए इस ग्राफ का स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो आपको पता है ग्राफ का स्लोप हाइट अपॉन बेस इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर हाइट जो है इस ग्राफ की हाइट जो है वो है BC। अभी आपने देखा इस ग्राफ की हाइट जो है BC है। तो ग्राफ तो ये वाला हिस्सा है और बेस इसका जो है वो दिख रहा है AC। और अभी जस्ट इससे पहले आपने देखा कि अगर आपको BC कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हैं? BC कैलकुलेट करने के लिए आप BD में से CD माइनस कर देते हैं। आप देखिए BD में से CD माइनस कर देते हैं और AC को ऐसे ही रहने देते हैं। और अब आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भी देखा कि BD जो है वो है V, दिख रहा है आपको, और CD which is equals to OA, this is U, और AC इसके बराबर है, that is what? T। तो ये आ गया v माइनस यू अपॉन टी। स्टूडेंट कहता है ये तो आप पहले ही बता चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को शो करता है या ना। तो ये तो हमें पहले ही पता है कि एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है। अब इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो हमारी कहानी समझ में आ जाएगी। a को t से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके सामने आ जाएगा at विच इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और इसे यहां ले आते हैं या जैसा भी इंटरचेंज करेंगे ये हो जाएगा at प्लस u इज इक्वल्स टू v, और या फिर v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन सामने आ गई। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन इस ग्राफ के उस स्लोप से ही रिलेटेड है जिसको आपने पहले एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन में काम में लिया, लेकिन हमने इसको और अच्छे ढंग से आपके सामने भी रख दिया है। फिर से देख लीजिए कि इस ग्राफ का स्लोप हाइट और बेस से निकलता है, जो आपको पता है। इस ग्राफ की हाइट BC और बेस AC क्लियरली विजिबल है। BC को निकालने के लिए पूरे BD में से CD को माइनस किया गया है और AC ऐसा कैसे लिया है। BD और CD की वैल्यू V और U है, तो ये V माइनस U, और AC की वैल्यू T है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से AT इज इक्वल्स टू V माइनस U, ये आगे काम आएगा। AT इज इक्वल्स टू V माइनस U आया है, और फिर रीअरेंज करने पर V इज इक्वल्स टू U प्लस AT प्लस U, या फिर V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने आ गई है। तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि मोशन की फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आई। एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली कह सकता है कि ग्राफिकल मेथड से मोशन की फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करके बताइए। डेरिवेशन का मतलब होता है फॉर्मूला किस तरह से जनरेट हुआ है उसको सामने लाना। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। इज दिस ओके? इसके फौरन बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे, वो ग्राफ जो अभी हमने आपके सामने बनाया था उस ग्राफ को फिर से बनाएंगे, वही ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, ट्राइंगल बनाएंगे, उन्हें लेबल करेंगे, उससे निकलने वाली सारी इंफॉर्मेशंस लिखेंगे, रिलेट करेंगे, और फिर उसी तरह से मोशन की फर्स्ट इक्वेशन जैसे मैंने अभी आपके सामने डिराइव की है खुद डिराइव करके देखेंगे बिना देखे। ठीक है, ये काम आपको करना है, इसको अभी क्लियर कर लेना। ठीक है, अब हम बिल्कुल इसी तरह से
सेकेंड मोशन की इक्वेशन में चलेंगे, लेकिन सेकेंड मोशन की इक्वेशन पर जाते समय ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे थोड़ा सा काम में आएगी। तो सेकेंड मोशन की इक्वेशन क्या थी? सेकेंड मोशन की इक्वेशन थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें यहाँ पहुंचना है, और यहाँ पहुंचने के लिए ग्राफ तो यही काम में लेना है। तो ये ग्राफ आपके सामने है, इस ग्राफ में ध्यान से देखिए। इस ग्राफ को काम में लेके अब आपको u, t, a और s डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन सब के लिए पढ़ा था कि अगर आपको ग्राफ या ग्राफिकल वे से अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने हैं तो कुछ मत कीजिए, इस ग्राफ के नीचे कितना एरिया कवर हुआ है ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ, इस ग्राफ के नीचे का एरिया। तो ग्राफ का एरिया निकालने के लिए तो दिख रहा है कि ग्राफ का एरिया जो है वो क्या है, इट इज एरिया ऑफ, ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? ये स्ट्रक्चर बन रहा है एक ट्रेपेजियम, और ये ट्रेपेजियम है ओ ए बी डी। इसका एरिया निकाल लीजिए। इसका एरिया निकल गया और आपके सामने जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट कहता है इसका एरिया मैं ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ, और एक दूसरा इजी तरीका है कि मैं इसे रेक्टेंगल और ट्राइंगल में डिवाइड करके निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ कि इट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, और इसमें ऐड कर देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पहले मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूंगा और उसमें फिर ये ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसमें ऐड करेंगे हम ट्राइंगल का एरिया दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया में से इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहूं तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ए सी, या ओडी कुछ भी कर सकते हैं, मैं ए सी लिख देता हूं, प्लस हाफ की जगह हाफ है, बेस ए सी है और हाइट बी सी है। यही है, इज दिस ओके? तो जरा ध्यान से देखिए, ओ ए सी, ये तो हो गया रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और फिर इसके बाद हाफ ट्राइंगल के लिए हाफ इनटू बेस, बेस अगेन ए सी है, और हाइट इस ट्राइंगल की बी सी। अब जो हमने पढ़ा है उससे ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए और मुझे बताइए ओ ए क्या है। आपने पहले पढ़ा था ओ ए है यू, देखिए जरा यू आ रहा है। फिर इसके बाद ए सी किसके बराबर है नीचे, दैट इज टाइम। तो यू और टी तो आ गए, प्लस की जगह प्लस आ गया, हाफ की जगह हाफ आ गया, ए सी फिर देखिए किसके बराबर है, टाइम के बराबर है, और बी सी ये वाली वैल्यू जो हम बार बार देख रहे हैं, ये बी सी वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये बी सी वाली वैल्यू इस पूरी वैल्यू बी डी में से सी डी माइनस करने पर निकलती है, विच इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, इजंट इट? ठीक है ना? ये इतना सा हिस्सा मेरे लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। ये परेशानी इसलिए क्रिएट कर रहा है कि मेरे पास यू टी ये तो आ गया, हाफ भी आ गया, टी स्क्वायर में से टी भी आ गया, लेकिन v माइनस यू, अब इस इक्वेशन में तो v की जरूरत ही नहीं है। v कहाँ है? v तो जरूरत ही नहीं है ना, हमें चाहिए ही नहीं। तो हमें ये पूरी वैल्यू हटानी पड़ेगी क्योंकि हमें v नहीं चाहिए, लेकिन v अकेला भी नहीं है, v माइनस यू है, तो हमें इस पूरी v माइनस यू को हटाना है। तो हम कैसे हटाएं? तो याद कीजिए हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यही पढ़ा है। और इस इक्वेशन को देख के बताइए कि अगर इस इक्वेशन में मैं v माइनस यू, इस u को यहां ले आऊं तो मेरे पास क्या मिलेगा, at। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से मुझे v माइनस यू की ये वाली वैल्यू यहां दिख रही है जो किसके बराबर है, at के बराबर है, इसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो गई, ut प्लस हाफ, ये है t, और v माइनस यू की वैल्यू क्या है, at,
अब ए टी इस टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वो किसके बराबर है, एस के बराबर। तो देखिए आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे आ गया। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसी ग्राफ से आई है, और इस ग्राफ से ये वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला लिया है, ये जो वे लिया है वो क्या है, कुछ नहीं, एरिया अंडर द ग्राफ, इसी को डिस्टेंस कहते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का एक तो बेस फॉर्मूला होता है, और या फिर हम इस ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल। फिर रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ की वैल्यू, ओ ए और ए सी। ठीक इसी तरह से ट्राइंगल में हाफ, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ की वैल्यू और हाइट की जगह हाइट की वैल्यू रख ली, बेस की जगह बेस की वैल्यू और हाइट की जगह हाइट की वैल्यू। फिर इनकी ओरिजिनल वैल्यू से ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब ओरिजिनल वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किया तो ये नोटिस किया कि सब काम का है, बस ये v माइनस यू जो वैल्यू आखिर में आ रही है ये हमें थोड़ी सी अखर रही है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में v तो है ही नहीं, तो हम इस पूरे फ्रैक्शन को हटाएंगे, इस पूरी वैल्यू को हटाएंगे। कहां से? मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से, जिसमें मोशन की फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at में v माइनस यू की वैल्यू at हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारी इक्वेशन तैयार। तो अगेन आपसे एग्जामिनर ग्राफिकल मेथड से मोशन की सेकंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए पूछ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डिराइव s is equals to ut plus half at स्क्वायर विद द ग्राफिकल मेथड। सही ग्राफ बनाइए, सही लेबल कीजिए, सही इंटरप्रिटेशन कीजिए, सही वैल्यूज लिखिए, सही इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। इट्स सो इजी। आप समझ गए आपको क्या करना है? फिर से वीडियो पॉज करना है, फिर से ग्राफ बनाना है, बार बार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ फिर से बनाइए, वैल्यूज लिखिए, सही समझिए, इंटरप्रेट कीजिए, और आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे पहुंच जाएंगे। इट इज दैट सिंपल। इज दिस ओके? तो दो इक्वेशन हो गई, v is equals to u plus at और s is equals to ut plus half at स्क्वायर। तीसरी और आखिरी इक्वेशन बची है, और हम हमारे चैप्टर के ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर पहुंचेंगे इस ग्राफिकल मेथड से समझने के बाद। ध्यान रखिएगा, इसे समझने के बाद में इन इक्वेशंस को यूज करना है बस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के लिए, और वो बहुत आसान है अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गई है। अब हम थर्ड इक्वेशन पे चलेंगे, और थर्ड इक्वेशन को समझने के लिए हमें ग्राफ तो ये यूज करना है, ठीक है? तो हम फिर से आगे बढ़ते हैं। ग्राफ वही है जिसे आपको यूज करना है, लेकिन इक्वेशन थर्ड हो गई, और थर्ड इक्वेशन जो है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस as। ठीक है? इस इक्वेशन को इस ग्राफिकल से मेथड से लाने के लिए अगेन हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी वो वही है, दैट इज s। s इज व्हाट? इट इज द एरिया अंडर द कर्व। यानी हमें इस ग्राफ के नीचे का एरिया लेना है। सुन के अभी तो लिया था भाई, बार बार क्यों? ठीक है ना? अब थोड़ा सा वेरिएशन है, और वो क्या है? s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस बार हम ट्रेपेजियम का एरिया ले रहे हैं, और जो ट्रेपेजियम हमने पढ़ा है वो ट्रेपेजियम है OABD, OABD, और ट्रेपेजियम का डायरेक्ट एरिया ले लेंगे। सुन के तब अभी भी तो वही लिया था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? सीधे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लेंगे एरिया का, और वो क्या है फॉर्मूला बताइए? ट्रेपेजियम का एरिया निकलता है हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम और हाइट, यू कैन से दैट। तो इट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओहो, अब इस ग्राफ में पैरेलल साइड निकालें पहले तो देखिए पैरेलल साइड ये है OA और BD, ये पैरेलल साइड है, और इनके बीच में जैसे हाइट ये डिस्टेंस का है वो क्या है? AC है। तो हमें क्या करना है? हमें वैल्यूज रखनी है, और क्या करना है? हमें वैल्यूज रखनी है कि हमें हाफ की जगह हाफ रखना है, और दोनों पैरेलल साइड का सम करना है। पैरेलल साइड है OA प्लस BD, ये दोनों पैरेलल साइड, इनका सम करके इसका हाफ करना है, प्लस मल्टीप्लाइड, और हाइट
हाइट क्या है, AC है यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो OA की वैल्यू क्या है बताइए, OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू है U, है ना। और BD पूरी वैल्यू क्या है V, और इसका हाफ है तो यानी ट्वाइस लगा देते हैं यहाँ पर नीचे, तो U प्लस V अपॉन 2 और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस दैट इज टाइम। ये आया आपके सामने फॉर्मूला। आप समझ गए ना मैंने क्या किया, मैंने एरिया अंडर द कर्व में ट्रेपेजियम के लिए इस बार ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लिया है, और उसके लिए जो वैल्यूज थी वो सब्स्टिट्यूट करके मैं यहाँ पहुंचा और अब मैं फंस गया फिर से। क्यों फंस गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है U V 2 S सब आ रहा है, लेकिन T जबरदस्ती आ रहा है। अब ये T जो आ रहा है वो हमें यहाँ नहीं है, कहीं पर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें से हटाना होगा। और हम फिर से इसकी हेल्प के लिए कहाँ जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी V इजिकल्स टू U प्लस AT। पहले हमने क्या किया था, U को हम यहाँ लाए, V माइनस U इजिकल्स टू AT, ये हम सेकेंड इक्वेशन में यूज कर चुके हैं, लेकिन अब हमें सिर्फ T चाहिए। तो T चाहिए तो A यहाँ आ जाएगा, दैट इज V माइनस U अपॉन A दैट इज इक्वल्स टू T। तो हमारे पास टाइम का जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आपके सामने आई है, इस टाइम की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने से हमारे सामने जो वैल्यू बन रही है, उस वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ U प्लस V। इस U प्लस V को अगर मैं V प्लस U लिख दूं तो आप बुरा थोड़ी मानेंगे, है ना, लिखा जा सकता है। तो V प्लस U अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय T की वैल्यू क्या है, V माइनस U अपॉन A, और ये सब किसके बराबर है, S, ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। T इजिकल्स टू V माइनस U अपॉन A सही लिखा है ना, और ये U प्लस V की जगह रिवर्स लिख लिया, क्योंकि प्लस के साइन में तो कैसे भी लिखो। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास दो V प्लस U अपॉन 2 और V माइनस U अपॉन A, ये दो वैल्यूज आ गई। अब V प्लस U और V माइनस U को मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे पुरानी एक मैथ्स याद आती है, जो दिख रहा है A प्लस B A माइनस B, और A प्लस B और A माइनस B क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर साइड। और याद कीजिए मैथ्स में जो आपने पढ़ा है उसको आप कैसे यूज करते हैं, A प्लस B और A माइनस B को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा V प्लस U और V माइनस U, दैट विल बी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। खुशी हुई थोड़ी सी, है ना, हाँ। और नीचे क्या है, ट्वाइस ऑफ A, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, और ये सब किसके बराबर आ रहा है, S। और मेरे ख्याल से आप स्टूडेंट समझ गए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे उठा के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ट्वाइस AS इजिकल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, हमें यही तो चाहिए था। इसे इनवर्स मतलब जो है चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इजिकल्स टू 2AS। ये हमारी मोशन की थर्ड इक्वेशन आपके सामने रेडी। तो देखिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगने वाली इक्वेशन कितनी इजीली हो गई। क्या किया हमने, कुछ भी तो नहीं, हमने वही एरिया अंडर द कर्व क्यों किया, S था ना, उसको यूज किया। फिर एरिया किसका लिया, ट्रेपेजियम का। स्टूडेंट कहता है वो पहले जो टुकड़ों में उससे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और कुछ बात नहीं, ये और थोड़ा लंबा हो जाएगा उससे भी कर सकते हैं, मेथड वही है, लेकिन हमने इस बार इजी कर दिया। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सम ऑफ द पैरेलल साइड का हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट यहाँ अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद जब वैल्यूज रखी तब यहाँ हम अटके। ये वो ट्विस्टिंग पॉइंट है जहां से हम इसको यूज करेंगे। T को हटाना है क्योंकि इक्वेशन में T है ही नहीं, इसलिए हटाना है। और ये वैल्यू कहां से आई, वही फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन से पहले ये बनाया B माइनस U अपॉन B माइनस U तो 80, जो हम फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकंड इक्वेशन में ले चुके काम में। फिर इसी से टाइम की वैल्यू निकाल के इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, और फिर इस वैल्यू को A प्लस B A माइनस B वाले फॉर्मूले से मैथ्स के यूज करके और हम अल्टीमेटली फाइनली यहाँ पहुंच गए। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है ना, अगेन आपको वही करना है, वीडियो पॉज करना है, ग्राफ फिर बनाना है, वैल्यूज फिर से लिखनी है, और इस ग्राफिकल इक्वेशन को आप सामने बना लेंगे। जैसे ही आप तीनों ग्राफिकल इक्वेशंस को बना लें, इस पूरे ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, आपकी आज की टास्क कंप्लीट हुई। अब हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ दो छोटी छोटी चीजें बची हैं। एक तो है हमारे इन सारी इक्वेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स, जो हम अगली क्लास में लेंगे, और साथ में छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर मोशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन दो टॉपिक्स के साथ में हमारा फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर जो बहुत बेसिक था वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने सबसे ज्यादा टाइम लिया। आगे हम बाकी टॉपिक्स में इतना टाइम नहीं लगाएंगे, बिकॉज इट विल बी मूविंग लिटिल फास्ट। सो नाउ गियर अप,
अब ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करने का समय है, तो पुराने टॉपिक्स रिवाइज कीजिए, मोशन की तीनों इक्वेशंस कीजिए, ग्राफ सारे कीजिए, कुछ ग्राफ्स मैंने करने के लिए दिए हैं। मैं सब कुछ कंप्लीट होने के बाद एक पूरी रिवीजन क्लास रखूंगा जिसमें मैं सारे टॉपिक्स थोड़े 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 रिवाइज करके एक नटशेल में ख़त्म करूंगा। इज दिस ओके? तो इन इक्वेशंस को एक बार अच्छे से रिवाइज करके सॉल्व कर लीजिए। बहुत अच्छा तरीका है कि आप ओ ए बी डी जो मैंने लिखा है इसको हटा के पी क्यू आर एस टी ऐसे ले लीजिए, कुछ भी, या एक्स वाई जेड कुछ भी लेके, और फिर से देखिए कि किस वैल्यू का क्या मतलब निकल रहा है। आप अपने आप करके देखेंगे, यू विल एंजॉय इट। ठीक है ना? आज इसके लिए आज पूरे टॉपिक को रिवाइज करें। आज के लिए हम इसको यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पूरा। ठीक है? टिल देन, बाय।